dear friends, students and viewers. Once again a very warm welcome to my YouTube channel e-learning science. तो dear friends, हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आने का। इस वीडियो में आज हम जो हमारी जो सीरीज चली हुई है एक नंबर वाले जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के जो साइंस के चैप्टर वाइज, उसकी श्रेणी का उस सीरीज का आज हमारा चैप्टर 5 तक हमने एक नंबर वाले सभी प्रश्न जो है लास्ट वीडियो तक कर लिए थे। जिन फ्रेंड्स ने, जिन व्यूवर्स ने अभी तक वो वीडियोस मिस किए हो या उनमें से किसी को देख ना पाए हो, उनके लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और 1 से लेकर 5 तक सभी चैप्टर्स के एक नंबर वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम, क्लास 10th का जो साइंस का जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम, उसमें से हम जितने भी एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में जो टॉप के 40 क्वेश्चंस निकल रहे हैं इस चैप्टर से, उनको समराइज किया है, उनको बनाया हुआ है और उनको लेके मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप बच्चों की एक नंबर के जो क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में आते हैं वो पक्के हो सके। इस चैप्टर से भी कोई एक प्रश्न भी ना छूटे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से टिल एंड देख लेते हैं, सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए उसको आप आसानी से कर सकते हैं एक नंबर वाले सेक्शन में। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जो थ्योरी होती है 10th क्लास की थ्योरी 60 नंबर्स की आती है। थ्योरी में से आपको सिर्फ 20 नंबर पास मार्किंग चाहिए होती है, तो 20 में से आपको 15 नंबर तो एक नंबर वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ आपके एक नंबर वाले 15 क्वेश्चनों पर, जिसके लिए मैंने अभी सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बनाने का एक सीरीज शुरू की है। आज तो इसी एक सीरीज में हमारा आज का चैप्टर 6 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 जैव प्रक्रम के टॉप 40 एक नंबर वाले प्रश्न हम देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, पादप में जाइलम का क्या कार्य है। अब जाइलम जो होता है हमारा टिश्यू है, जाइलम उत्तक है, उसका क्या कार्य होता है पादप में। तो पादप क्या करता है, जल का परिवहन करता है या जल का वहन करता है पादप में जाइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है वह जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। इन विच पार्ट ऑफ द लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो पत्तियों में किस भाग में या किस पार्ट में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा स्टोमेटा या रंध्र में, जो आपके पत्तियों की लोअर साइड में। ठीक है, द स्मॉल होल ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा और रंध्र। तो जो पत्तियों की निचली सतह पे अधिकतर पत्तियों की निचली सतह पे स्टोमेटा या रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो उन छिद्रों, उन रंध्रों को या स्टोमेटा से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी भी स्लाइड, जब हम कोई स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो किसी भी स्लाइड को सबसे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के किस क्षमता वाले लेंस में देखते हैं। अब आपको पता ही है माइक्रोस्कोप में 3 वाले, इसमें 3 श्रेणी के लेंस लगे होते हैं। एक में 0.5x होता है, 10x होता है और 0.45x होता है। तो आप किस माइक्रोस्कोप, किस लेंस वाली क्षमता में, किस क्षमता वाले लेंस में सबसे पहले स्लाइड को रखते हैं। कॉमनली सबसे पहले जो रखा जाता है वो रखा जाता है 10x पर। जो 10x क्षमता वाला लेंस होता है उसके नीचे हम स्लाइड को देखते हैं, फिर 15 वाले पे जाते हैं और फिर 0.45 पे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रक्त का कौन सा अवयव, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान पर रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का जमाकर अवरुद्ध कर देता है। यानी इसका मतलब ये है, जब आपको कोई चोट लग जाती है, आपको कोई कट लग जाता है, उस कट पे जब खून निकलने लगता है तो उस खून निकलने वाली जगह पर थोड़ी देर बाद वहां पे खून जम जाता है, ठीक है, और खून आना बंद हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, रक्त के कौन से भाग के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या है, प्लेटलेट्स, रक्त का जो प्लेटलेट्स है। अब आपको पता ही है रक्त में क्या क्या होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होते हैं। ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स है वो भाग जो है थक्का जमाकर रक्त बाहर आने से फिर उसको रोक देता है। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छी से समझ आ रहे हैं प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में, यानी हृदय से, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में भेजा जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? सही आंसर क्या होगा इसका? नीले के द्वारा। अब आपको पता है हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, यानी 2 आपके ऑरिकल्स होते हैं, 2 आपके वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स होते हैं, नीले जो होते हैं, उसके द्वारा ही हृदय से रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। ईसीजी का पूरा नाम बताओ, ठीक है। इलेबोरेट द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? अब देखिए पौधों में मैग्नीशियम तत्व होता है, एक मैग्नीशियम है, वो कहाँ पाया जाता है एलिमेंट? तो पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। जो आपका पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, तो उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? अब जो ऊर्जा मुद्रा, यानी आप ये बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है, विच पार्ट ऑफ कोशिका, या ये मान के चलिए आप कि एनर्जी करेंसी, विच इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी कोशिका की क्या है? दैट इज एटीपी, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो एटीपी को कहा जाता है कोशिका के ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, ठीक है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखनी है आप बच्चों ने, एटीपी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह एडीपी होती है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसकी तरह एएमपी होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह ये फुल फॉर्म चलती है। मैंने फुल फॉर्म का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको फुल फॉर्म्स देखनी है वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलती है? बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलती है? जल से निकलती है या कार्बन डाइऑक्साइड से? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली हम उत्तर गलत देते हैं इसका। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन किससे निकलती है? जल से या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो इसका सही उत्तर क्या है? जल से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो व्यूवर्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चन वेरी वेल। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं चैप्टर नंबर 6 से, लाइव प्रोसेसेस से। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये 10 के 10 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपको जब आप इसको दोबारा देखेंगे और लर्न करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं जहां से आपको देखने में दिक्कत हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? अब स्वपोषी पोषण होता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक चीजें हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 चीजें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्योंकि ये चारों चीजें होगी तभी पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना पाएंगे, और स्वपोषी पेड़ पौधे ही होते हैं। और पेड़ पौधों में भी कौन से? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है। सभी नहीं होते, कुछ जो परपोषी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस जीव का नाम बताओ जिसमें द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। अब द्विखंडन की प्रक्रिया किस जीव में होती है? एक जीव का नाम बताइए। तो सही आंसर क्या है इसका? अमीबा। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है या में बनता है? अब इथाइल अल्कोहल बनता है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अब श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। तो दोनों में से किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन में, ठीक है बच्चों। तो व्यूअर्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15, यकृत में से कौन सा रस निकलता है? हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है ना, जो आपको इस वीडियो से क्लेरिफाई नहीं होती वो चीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट एनी कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी सुझाव लिखिए, कोई क्वेरी होगी उसको लिखिए। आई विल रिस्पॉन्ड यू
एज आई सून योर कमेंट। ओके, जैसे ही आप कमेंट लिखोगे, जैसे मैं कमेंट देखूंगा उसके तुरंत बाद आपको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, वहां पे समझाऊंगा, बता दूंगा। तो बिना किसी झिझक से, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सुझाव है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हो, अपना सुझाव लिख सकते हो, अपनी क्वेरी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यकृत में से कौन सा रस निकलता है? ठीक है, तो यकृत कौन सा रस निकालता है? पित्तरस। तो यकृत में से निकलता है हमारा पित्तरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण कौन से जीवों में होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण भाई कौन से जीवों में होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? हरे पेड़ पौधों में। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आहार श्रृंखला में उत्पादक किन्हें कहा जाता है? अब आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, है ना? तो उत्पादक किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है पहले वाला ही, हरे पेड़ पौधों को, क्योंकि आहार श्रृंखला में स्वपोषी जीवों को ही उत्पादक कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दैट इज ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आहार श्रृंखला में उत्पादक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, यानी इसको हम अगर बोले तो श्वासोच्छ्वास, यानी श्वास अंदर लेना और छोड़ना, तो उसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और सबको पता होगा, लगभग सभी को पता है इस क्वेश्चन का। तो रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रक्त के अंदर लाल रंग की पिगमेंट होती है, जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही इसको लाल रंग दिखाई पड़ता है। तो रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण इसको लाल दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अब प्रकाश संश्लेषी अंगक पौधों में कौन सा है जो प्रकाश का संश्लेषण करता है? तो वो है आपका हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वो क्या है? हमारा प्रकाश संश्लेषी अंगक है पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी प्रतिशत है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को ये पता होगा, क्योंकि छोटी क्लासों से पढ़ाया जाता है इसको, छठी क्लास से। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है 0.03%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तरफ। ग्रहणी, अब ग्रहणी पाचन तंत्र के किस हिस्से का भाग है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों को आता है, बहुतों को नहीं भी आता है। तो ग्रहणी पाचन तंत्र के किस हिस्से का भाग है? छोटी आंत। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत। ग्रहणी पाचन तंत्र के छोटी आंत का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हरे पौधों में पोषण की विधि को क्या कहते हैं? अब हरे पौधों में पोषण की विधि को, ये क्वेश्चन 2-3 बार हमने पढ़ लिया, पर घुमा घुमा के आ रहा है, तो ये इसको इसी एंगल से आप इसको याद करें, ऐसे ही आता है। तो हरे पौधों में पोषण की विधि को कहा जाता है स्वपोषण। क्या कहा जाता है? स्वपोषण। तो हरे पौधों में पोषण की विधि को कहते हैं स्वपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा कैसा जीव है? अब अमीबा कैसा जीव है भाई? अमीबा हमारा प्राणी समभोजी जीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। अमीबा कैसा जीव है? प्राणी समभोजी। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे जीवों को खाता है वो। ठीक है, तो वो प्राणी समभोजी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और लगभग बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज। लार में पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन, डाइजेशन जो होती है हमारे फैट की, वो किसके द्वारा होती है? तो ये होती है हमारे लाइपेज एंजाइम के द्वारा। लाइपेज होता है, उसके द्वारा जो है फैट्स की क्या हो जाती है? डाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? अब किस पाचक रस के प्रभाव से जो ना हमारे अमाशय में दूध का थक्का जैसा बन जाता है? तो उसका सही आंसर है रेनिन। जो रेनिन नामक जूसेस होते हैं हमारे अमाशय में, ठीक है, स्टमक में, उसके कारण जो है दूध का थक्का जम जाता है। याद रखना आपने इनको। क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, मैंने पहले भी इसी वीडियो के शुरू में बताया था। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में रुधिर कहाँ छनता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में रुधिर कहाँ छनता है? वेयर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन ब्लड गेट फिल्टर्ड? तो इसका सही आंसर क्या है? बोमेन संपुट में। जो बोमेन संपुट होता है हमारा बॉडी का पार्ट जो होता है, उसमें जो है मनुष्य का रुधिर क्षमता है। ठीक है, बोमेन संपुट में, याद रखना आपने इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दे, हमारे कितने गुर्दे होते हैं तो ये पता होना चाहिए, हमारे बॉडी में कितने गुर्दे होते हैं? 2। हमारे बॉडी में 2 किडनीज होती है, और प्रत्येक यानी ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन। तो हमारे गुर्दे में लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य में कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है? ठीक है, तो मनुष्य के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जो उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय मनुष्य का एक ऐसा अंग है जो उत्सर्जन नहीं करता है, वो उत्सर्जी अंग नहीं है, सिर्फ उसमें क्या होता है? एसिमिलेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब डायलिसिस होता है, आपको पता है, डायलेटर्स होता है, उस मशीन के द्वारा जो हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। उसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। हीमो स्टैंड फॉर ब्लड, हीमोग्लोबिन, एंड डायलिसिस, तो डायलिसिस हुआ शुद्धिकरण। तो खून के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस मशीन के द्वारा हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्यतः ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट होता है, ये आपके नेफ्रॉन का पार्ट होता है। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट में कौन उपस्थित नहीं होता? तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट होता है। नेफ्रॉन हमारा किडनी का हिस्सा होता है। तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट में कौन उपस्थित नहीं होता? तो इसका आंसर क्या है? एल्बुमिन। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट में एल्ब्यूमिन अब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? जब प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल टूटते हैं तो उनके टूटने से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल टूटते हैं तो यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? फ्रॉम वेयर यूरिया एंटर्ड इनटू ब्लड? तो सही आंसर क्या है इसका? लीवर से, यकृत से। यूरिया जो है हमारे लीवर से या यकृत से खून में हमारा एंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? विच लाइफ प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड किडनी? ठीक है, किडनी किस लाइफ प्रोसेस का हिस्सा, सॉरी, किडनी किस लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, यानी विच ऑफ लाइफ प्रोसेस इंक्लूड किडनी? तो किसका हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क जो हमारा उत्सर्जन जो जैव प्रक्रम है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा बॉडी का है, उसका हिस्सा, मुख्य हिस्सा वृक्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग ऑफ दिस वीडियो, तो प्लीज फोकस ऑन द वीडियो एंड लिसन एंड वॉच दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? अब रेजिन निकलता है, आपको पता ही है, किस पौधे से निकलता है? चीड़ के पौधे से। तो रेजिन जो है चीड़ के पौधे का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू विच ग्लैंड स्किन इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन? किस ग्लैंड की वजह से, किस ग्रंथि की वजह से त्वचा को उत्सर्जी अंग कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? स्वेद। ठीक है, जो हमारा जो पसीना निकलता है ना, स्वेद ग्रंथि होती है, उसके कारण इसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं त्वचा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ अमोनिया से मिलकर यूरिया बनाता है? कौन सा पदार्थ जो है अमोनिया से मिलता है और यूरिया बनाता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जो है यूरिया अमोनिया से मिलती है तो क्या बनता है? यूरिया। ठीक है, ऑक्सीजन जब अमोनिया से मिलता है तो यूरिया बनता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? देखिए, पराग नलिका होती है पुष्पों में, ठीक है, जहां से परागकण जो है बीजांड के रूप में यानी ओवरी के अंदर जाते हैं। तो परागकण जो जाते हैं हमारे पराग नलिका के द्वारा बीजांड में यानी ओवरी के अंदर,
तो वो जो बढ़ते हैं उस तरफ, उसको किस प्रकार का अनुवर्तन कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रसायन अनुवर्तन। उसको हम बोलेंगे रसायन अनुवर्तन। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अच्छी तरह से सुना होगा। तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो को आपको बहुत बहुत फायदा हुआ होगा। तो बच्चों, ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें। जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, इसका आपका एक नंबर के क्वेश्चन का पूरा जो है तैयारी हो जाएगी और आपको एनुअल एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 15 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ बच्चों। हाँ, लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन व्यूवर्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड डू वॉच व्हेन आई पोस्ट एनी वीडियो इन माई चैनल। और साथ में बेल आइकन तभी दबा के रखिएगा, तभी आप मेरे चैनल में जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन पा पाएंगे। जब तक आप उसको बेल को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप उसको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करेंगे। ठीक है, तो viewers, thanks a lot for watching my channel, watching my video. We will be right back soon with lot more videos. Thank you very much. Stay tuned.